मोहब्बत को बदनाम ना करो ऐ जालिमों, मोहब्बत तो पाकीज़ा होती है, मोहब्बत में वफ़ादारी होती है। और बार बार सबूत मांगा जाता है उन लोगों से जिन्होंने अपने इस मोहब्बत में अपनी जान तक दे दी। वो कुर्बान हो गए अपनी सरजमीन के लिए, इसी सरजमीन हिंदुस्तान के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो हमेशा सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान लेते रहते हैं, हमेशा अंगुलियां उठाते रहते हैं, हमेशा उन्हीं की आजमाइश की बात की जाती है, उन्हीं को हमेशा देशद्रोही और गद्दार कहा जाता है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए अपनी जान दे दी, अपने औलादों को कुर्बान कर दिया, अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, हर तरह की कुर्बानियाँ दी। और उन्हीं से हमेशा इम्तिहान मांगा जाता है, उन्हीं से हमेशा सबूत मांगा जाता है देशभक्ति का। ये जो आज की कहानी है, जो आज की ये मोटिवेशन की कहानी है, जो एक इतिहास है किसी ऐसे शख्सियत का, किसी ऐसे इंसान का जिसने मरते दम तक ये परिचय दिया हिंदुस्तान के लिए, अपने देश की सरजमी के लिए, कि चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी परेशानी आ जाए, दुश्मन चाहे जितना परेशान करे, लेकिन हम अपने देश के साथ वफादारी, अपने देश के साथ मोहब्बत जो है उसे नहीं छोड़ सकते। जब तक इस जिस्म में सांस रहेगी, जब तक जान रहेगी, हमारी मोहब्बत, हमारा ये जुनून, हमारा ये जज्बा, सब कुछ अपने देश हिंदुस्तान के लिए कायम रहेगा। आज जिस शख्सियत की बात हम कर रहे हैं उनका नाम है बहादुर शाह जफ़र। बिल्कुल सही सुना आपने, आज बात हो रही है बहादुर शाह जफ़र की, एक ऐसा सुल्तान भारत देश का, सरजमीन हिंदुस्तान का, जिसने आखिरी सांस तक, मरते दम तक सिर्फ भारत देश से, भारत की सरजमी से मोहब्बत की। भले उसके ख़ानदान को, उसके औलादों को उसके सामने मौत के आगोश में फेंक दिया गया, उसके अपने ही ख़ानदान के लोग, अपने ही बेटे, अपने ही पोते, जिसने अपने आँखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा, फिर भी उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई अपने सरजमीन के लिए। अंग्रेज़ों ने लाख जुल्म किए, लाख सितम ढाए बहादुर शाह जफ़र के ऊपर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने देश से मोहब्बत, अपने सरजमीन से मोहब्बत हमेशा बरकरार रखी और हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ गए, एक इतिहास लिख के चले गए उन तमाम लोगों के लिए जो ये कहते हैं हमेशा कि इनसे सबूत मांगा जाए कि ये हिंदुस्तानी है नहीं, ये देश के रहने वाले हैं कि नहीं। हमेशा उन्हें बांटने की कोशिश की जाती है, तरह तरह की बातें ऐसे की जाती हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनके ऊपर, बदनामी हमेशा उन्हीं की जाती है। लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, यही लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये एक ऐसी कौम है, मुसलमानों की एक ऐसी कौम है, मुस्लिम एक ऐसी कौम है जिन्होंने जंग की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुसलमानों के इसी नेतृत्व के कारण हिंदुस्तान की जो पहली जंग आज़ादी शुरू हुई वो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में शुरू हुई। जानने वालों और सुनने वालों, अगर ये जानकारी नहीं है, सिर्फ बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के आधार पे, बिना सबूतों के आधार पे बस ऐसे ही लोग चिल्लाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर सच्चाई जाननी है तो इतिहास उठाओ और किताबों को पढ़ो, जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते हो कि ये गद्दार हैं, ये कौम गद्दार है, ये हमेशा गलत काम करती है, ये देश के रहने वाले नहीं है, इस देश में इनका रहने का हक नहीं है, ये सारी बातें बोलने वाले एक बार इतिहास की किताबें उठाओ और देखो इसमें कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया है। हिंदुस्तान की जब पहली जंग आज़ादी शुरू हुई सन 1857 की, जो पहली जंग आज़ादी शुरू हुई, उसका लीडर मालूम है कौन था? उसका लीडर थे बहादुर शाह जफ़र। वही बहादुर शाह जफ़र जो भारत के आखिरी मुग़ल सुल्तान थे, और इन्होंने उस लड़ाई की अगुवाई की, उसका नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। लेकिन उस समय इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, इनके जो साथी थे, सैनिक थे, सब ने मिलकर संघर्ष किया। सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, उसके साथ हिंदू, सिख, ईसाई जो भी लोग थे, ज़्यादातर लोगों ने मिलकर साथ दिया। उस समय ये जो भावना थी हिंदू की, मुसलमान की, ये नफ़रत की भावना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लोगों ने इन सब को छोड़ करके, एक होकर के जब देश की इज्जत की बात आई तो अंग्रेज़ों का सामना किया, मुकाबला किया और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। लेकिन उस समय चूँकि ये बहादुर शाह जफ़र भारत के आखिरी मुग़ल शासक थे और ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, वक्त दूसरा आ गया था, ये लड़ाई ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और अंग्रेज़ जो थे उन्होंने इन्हें बंदी बना लिया, हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इन्हें अनेक तरह से यातनाएं दी गई, परेशानियों में डाला गया, लेकिन इन्होंने अपने इरादे नहीं बदले, अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं की, देश के साथ अपने बेवफाई नहीं की, हमेशा वफादार बन के रहे। आखिरी में हुआ क्या कि बहादुर शाह जफ़र को भारत देश से दूर बर्मा में भेज दिया गया, म्यांमार जिसको कहते हैं बर्मा, म्यांमार, वहाँ पे भेज दिया गया। और काफ़ी समय तक वहाँ पे रहने के बाद इस जो ये महान एक योद्धा था भारत देश का, जो आखिरी मुग़ल सल्तनत का सुल्तान था, बहादुर शाह जफ़र,
उनकी वहाँ पे ही मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है इनका। लेकिन उससे पहले की जो घटनाएं हैं वो बड़ी ही दिलचस्प आपको दहला देने वाली हैं। एक बार जब ये हिरासत में थे, ये बंदी में थे, इन्हें भूख लगी थी और बहादुर शाह जफर ने खाने के लिए मांगा, तो अंग्रेजों ने मालूम है इनके सामने क्या पेश किया? इनके बेटों का कटा हुआ सर पेश किया थाली में। और जब इनके सामने थाली पेश हुई, शायद कोई आम इंसान होता तो दहल जाता दिल उसका, बेहोश हो जाता, चक्कर आ जाता उसे। लेकिन कहते हैं कि जो खून होता है ना, उसका असर दिखता है। इंसान चाहे जितना मुसीबतों में पड़ जाए, परेशानियों में वो पड़ जाए, लेकिन जिस नस्ल का, जिस खानदान का खून होता है उसका असर दिखता है। मोहब्बत अगर पाकीजा हो, सच्ची हो, तो रंग जरूर दिखाती है। तो उस समय बहादुर शाह जफर ने मालूम है क्या जवाब दिया? बहादुर शाह जफर ने ये जवाब दिया कि ये हिंदुस्तान के बेटे हैं और हिंदुस्तान के बेटे अपने देश की सरजमीन के लिए ऐसे ही अपनी जान दे करके, सर कटा करके ऐसे ही वो बाप के सामने हाजिर हुआ करते हैं। उनके इस जवाब से, उनके इस हौसले और हिम्मत को देख करके अंग्रेज़ों की बोलती बंद हो गई। वहीं उनके होश उड़ गए कि ये आदमी तो, उनका इरादा कुछ और था कि इस तरह से अगर इनके सामने पेश आते हैं तो इनको काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन वहाँ पे बहादुर शाह जफर ने और ज़्यादा हिम्मत दिखाया और एक परिचय दिया कि हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसा होता है, लाख सितम कर लो, लाख जुल्म कर लो उसके ऊपर, लेकिन वो कभी दबने वाला नहीं है। वो अपने देश की सरजमीन से हमेशा मोहब्बत ही रखेगा, उसकी मोहब्बत कभी घटने वाली नहीं है, कम नहीं होने वाली है। और समाज में लोगों को लिखने पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन लोग ये किताबों को छोड़ करके, कलम को छोड़ करके, लिखाई पढ़ाई की चीज़ों को छोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ से एक एक चीज़ें उठा के लेके चले आते हैं और हमेशा ऐसी ऐसी बातें समाज में बोलते हैं जिससे सिर्फ बिखराव होता है। देश की शान, देश की मान मर्यादा बिखराव से नहीं है, एकता से है। एकता होनी चाहिए हर कौम के लोगों में, पूरे हिंदुस्तानियों में, सब में एकता होनी चाहिए। अगर एकता रहेगी तो हम मजबूत रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम हर जगह जीतेंगे। और तो और एक बार की और बात सुनिए। एक बार कुछ हुआ ऐसा कि बहादुर शाह जफर को जब हिरासत में ले लिया गया, और जो आदमी गया था हिरासत में लेने के लिए, बिल्कुल उसी समय की बात है, हिरासत में जब आ गए बहादुर शाह जफर, तो उस समय जो अंग्रेज़ था, जो अधिकारी था, वो इनको ताना दिया बहादुर शाह जफर को और कहा कि जफर, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ये जलाने की कोशिश की अंग्रेज़ ने बहादुर शाह जफर को, उनको तंग करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये एक हिंदुस्तानी, एक सरजमीनी हिंदुस्तान पे पैदा होने वाला माई का लाल बहादुर शाह जफर ने मालूम है क्या जवाब दिया? कहा, हिंदों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। हिंदों में, हिंदों का मतलब हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तो तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अंग्रेजों के होश उड़ गए, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे ये एक बड़े अच्छे शायर थे, कवि थे, ये पोएट थे। लिखने का बड़ा शौक था, ये शायरों के साथ उठना बैठना था इनका, उनकी महफिलों में आना जाना था। तो अपने शायरी के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अंग्रेज़ों के होश उड़ाए कि क्या हुआ आज अगर शरीर बूढ़ा हो चुका है, जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन खून जिस्म में दौड़ने वाला वही है। जज्बात तो कम नहीं हुए आज सोच पे पहरा नहीं हुआ किसी का, आज हमारी आवाज़ पे तो पहरा नहीं हुआ किसी का। तो मरते दम तक बहादुर शाह जफर ने अपने देश हिंदुस्तान के साथ वफादारी निभाई। जब इनको बर्मा भेज दिया गया, म्यांमार, रंगून में, वहीं इनकी मौत हो गई थी, वहीं पे इंतकाल हो गया था। इंतकाल से पहले जो इनके जीवन के बाकी दिन कुछ थे, बचे हुए थे, बड़े ही दुख में बीते, बड़े ही तकलीफ़ में बीते। और लेकिन उस समय भी भले ही अपने हिंदुस्तान से, अपने मुल्क भारत से दूर थे, उस समय भी इनकी मोहब्बत कम नहीं हुई अपने सरजमीन के प्रति, अपने देश के लिए नहीं कम हुई। और इन्होंने, हालांकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पे कई तरह से रोक लगाया कि इन्हें कुछ लिखने पढ़ने के लिए ना दिया जाए, कलम कापी ना दिया जाए, बहुत सारे रोक टोक लगाए। लेकिन जब मोहब्बत रग रग में बसी हो, जब खून खून में बसी हो, तो इसे मोहब्बत को ये कलम, ये कागज़ बयां होने से नहीं रोक सकते। बहादुर शाह जफर ने उस समय ये कहा कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायेदार में। दिन जिंदगी ख़त्म हुई शाम हो गई, दिन जिंदगी ख़त्म हुई शाम हो गई,
फैला के पाँव सोएंगे कुएं मजार में, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में। ये उनकी मोहब्बत थी, ये सीने में दर्द था, ये देश की सरजमीन से मोहब्बत थी, जो उन्होंने आखिरी सांस तक, मरते दम तक उसके मोहब्बत में, उसकी आशिकी में, उसकी दीवानगी में शायरी करते गए, बोलते गए। और ये जो आखिरी लाइन है, ये उनकी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत को बहुत ही पुख्ता करती है, बहुत ही मजबूत करती है। और बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए। ज़रा सोचिए, इस लाइन को ज़रा गौर से सुनिए कि कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन ना मिली कुएं यार में। कुएं यार का मतलब होता है प्यार की गली, यानी अपने मुल्क भारत में एक आशिक जो है, अपने देश को चाहने वाला जो है, वो अपने शायरी के माध्यम से ये बताता है कि मेरी जो प्यार की गलियां हैं, मेरी जो सरजमी है, मेरा जो देश हिंदुस्तान है, मेरे आज आखिरी वक्त में अपने आप को कोस रहा, बदनसीबी अपनी बता रहा कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपने देश की सरजमीन पे दफन होने के लिए मुझे थोड़ी सी ज़मीन नहीं मिल पा रही है। ये उसकी मोहब्बत ही थी, उसकी चाहत ही थी, जो उसकी आवाज़ में, उसकी शायरी में, कविताओं में इतना दर्द देखने के लिए मिलता है।